गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास की जो गणित विषय है उसमें आपको चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता रहे थे। कल निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो दूरी से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको कल बताया था कि किस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इस प्रकार से हम कार्तीय तल पर निर्देशांकों को अंकित करते हैं और यह पता करते हैं कि उनकी स्थिति किस प्रकार से है। ये दो ध्रुव होते हैं, एक x डैश और ये x, ये y और ये y ध्रुव होता है। इसके अंदर ये मूल बिंदु होता है और इसे हम कोटि बोलते हैं। y के मान को कोटि कहा जाता है और x के मान को हम भुज कहते हैं। ये आप जानते हो, पूर्व कक्षाओं में आपने ये खूब पढ़ा है। इस मूल बिंदु से इधर x अक्ष पर पॉजिटिव मान होता है, इसके पीछे नेगेटिव मान होता है -1 -2 या जो भी हम पैमाना लेते हैं इसके हिसाब से। इस मूल बिंदु से ऊपर y का मान जो प्लस का होता है और नीचे माइनस का होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस x अक्ष के ऊपर हमेशा y का निर्देशांक 0 होता है, जो आगे काम में आ सकता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए कुछ माप देखकर। तो आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष पर हमेशा y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है और y अक्ष पर ये जो y ध्रुव है इसके ऊपर हमेशा x का मान 0 होता है, जो आगे आपके काम में आ सकता है। कल मैंने आपको दूरी के फॉर्मूले से दूरी ज्ञात करना बताया था। सूत्र था दो बिंदुओं, जो भी कोई दो निर्देशांक हो, दो बिंदु हों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसके लिए फॉर्मूला बताया था √x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निर्देशांक ज्यामिति कोई भी दो निर्देशांक दिए हुए हों तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। दो निर्देशांक जो आपको मिलेंगे उसमें से किसी भी एक निर्देशांक में आपको x1 और y1 मानना है और एक में x2 एक y2 मानना है। क्योंकि आपको दो निर्देशांक मिलेंगे तो x के भी दो मान होंगे, y के भी दो मान, भुज भी दो मान होंगे और कोटि भी दो मान। तो एक x के मान को आप x1 मान लो कोई से को भी और एक को मान लो x2, दूसरे को y के लिए आप y1 और y2 मान लो किसी में भी। आपके लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी मिल सकता है किताब के अंदर और y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी, तो वो एक ही बात है। चाहे x1 में x2 घटाओ, चाहे y2 में y1 घटाओ, चाहे y1 में y2 घटाओ, एक ही बात है। आपको यहाँ पर ये भी मिल सकता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो एक ही बात है। इससे भ्रमित नहीं होना आपको। कल मैंने आपको एक चतुर्भुज का प्रकार बताया था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। 4 निर्देशांक दिए हुए थे और उसमें ये पता करना था कि वो सिद्ध कीजिए कि वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो हमने क्या किया था, चारों भुजाएं ज्ञात की थी, चारों भुजाएं बराबर आई थी। उसके बाद हमने जब दोनों विकर्ण ज्ञात किए तो वो दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं थे, इसलिए वो एक समचतुर्भुज था। क्योंकि वर्ग के विकर्ण भी आपस में दोनों बराबर होते हैं, भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार से दूरी के सूत्र का इस्तेमाल करना आपको अच्छी तरह से बता दिया। आज आपके लिए एक नया फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जैसे मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन में ले लेता हूं, बिंदुओं, दो बिंदु ले लेते हैं, उनको विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे किस अनुपात में, कैसे, क्या, किस प्रकार से क्या करता है। तो देखिए बिंदुओं P है -3 4 और Q है 4 और 5 को समत्रिभाजित करने वाले, देखो यहाँ पर ये जो कार्तीय तल है ये निर्देशांक है, ये ग्राफ है, ये काम हम निर्देशांक ज्यामिति में नहीं करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। बाकी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हल करना है बिना ग्राफ का इस्तेमाल किए, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक ही ग्राफ मिलती है। आप चाहो तो रफ कॉपी के अंदर इस प्रकार से ग्राफ का सिस्टम ये तैयार करके उसमें निर्देशांक लगा के देख सकते हो। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर सुस्पष्ट हो जाएगा। बाकी आपको ग्राफ के द्वारा कोई क्वेश्चन हल नहीं करना है। ग्राफ का क्वेश्चन तो एक अलग से आता है, 26वां क्वेश्चन जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में वो x y का मान निकालने वाला आता है, वहाँ पर आपको काम में लेना है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक
बिंदुओं P माइनस का 3, 4 और Q है 4, 5 को समत्रिभाजित करने वाले या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने, कैसे भी लिख लो, को मिलाने वाले या जोड़ने वाले बिंदुओं माइनस 3, 4 और 4, 5 को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने वाले, मिटा देता हूं मैं इसको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये ग्राफ का जो डायग्राम है वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ 26वें क्वेश्चन के अंदर करना है। विभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ये था BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन थी 2014 के क्वेश्चन के अंदर आया था। BSER 2014 के अंदर थोड़ी शब्दावली चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार का था। कुल मिला के 2 निर्देशांक दिए हुए थे और ये कहा गया था कि दोनों निर्देशांकों को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखाखंड बनेगा। उस रेखाखंड के बराबर 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो वो 3 टुकड़े कौन कौन से निर्देशांक करेंगे उनको आप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको यहाँ पर समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करना है। उससे पहले आपको एक विभाजन सूत्र याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या है वो। तो मैं यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख देता हूँ। विभाजन सूत्र में, इस विभाजन सूत्र से हम एक तो x का मान ज्ञात करते हैं, x का निर्देशांक ज्ञात करते हैं और एक y का निर्देशांक। तो दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है। विभाजन सूत्र है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे वे m1 प्लस m2 और y बराबर है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे वे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पर और लिख के बता देता हूँ, अगर आपको भाई वहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो देखो इससे किस प्रकार से हम कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। विभाजन सूत्र का इस्तेमाल भी करना है और आपको इस क्वेश्चन में ये भी समझना है कि ये समत्रिभाजित करना क्या होता है, ये क्या सिस्टम है। तो देखिए हल करते हैं हम। हल, यहाँ पर 2 निर्देशांक दिए हुए हैं P और Q। तो P और Q को मिलाने वाली एक रेखाखंड बना लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं ये रेखाखंड है आपका जिसके एक सिरे पर है P, इसका निर्देशांक है -3, 4 और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है 4 और 5। देखिए ये जो रेखाखंड है, जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है इतना, इसके हमें 3 टुकड़े करने हैं। इसके 3 टुकड़े करेंगे तो देखो किस प्रकार से। कुछ छात्र क्या करते हैं, समत्रिभाजित करने का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि इसके 3 टुकड़े करने और 3 टुकड़े करने तो इसको 3 जगह तोड़ना है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसको 2 जगह तोड़ देंगे तो अपने आप 3 टुकड़े हो जाएंगे। देखो अगर यहाँ से एक जगह से मैं इसको तोड़ूंगा तो इसके 2 टुकड़े होंगे, तोड़ा है एक जगह, टुकड़े होंगे इसके 2। और अगर 2 जगह से तोड़ूंगा यहाँ पर तो इसके 1, 2 और 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो कुल मिला के ऐसे 2 ही बिंदु होंगे जो इसको 3 भागों में बांट देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 बिंदु 2 निर्देशांक ज्ञात करने हैं, न कि 3 निर्देशांक। नाम है समत्रिभाजित अर्थात 3 भाग हो, 3 टुकड़े हो, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कुछ छात्र क्या कर लेते हैं, 3 टुकड़े अर्थात यहाँ पर 3 बिंदु लगा लेते हैं। 3 बिंदु लगाने पर तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 बिंदुओं में 2 जगह से इस चौक को मैं जब तोड़ूंगा तो इसके 3 टुकड़े आसानी से हो जाएंगे आराम से। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 बिंदु इसमें ज्ञात करने हैं। अब देखो वो दोनों बिंदुओं में क्या करना है, इनके बराबर बराबर ऊपर लगाना है क्योंकि वो समान 3 भाग बांट रहे हैं। एक तो यहाँ पर मान लेते हैं, एक यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसे 1, 2 और 3, ये तीनों टुकड़े आपस में बराबर हो गए। लेकिन इनका निर्देशांक क्या है ये हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं ये n बिंदु है और ये k बिंदु है। हमें n और k के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। n का निर्देशांक, इसमें x का मान क्या है और y का मान क्या है ये प्राप्त करेंगे, और k में भी हम x का और y का मान ज्ञात करेंगे। तो ये n क्या है, ये x और यहाँ पर y का निर्देशांक क्या है, और यहाँ पर भी x और y का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है।
अब देखिए विभाजन सूत्र के अंदर क्या होता है, दो निर्देशांक दिए हुए होते हैं ऐसे और अनुपात दिया हुआ होता है कि इस अनुपात में बांटता है तो आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए इनके निर्देशांक। लेकिन यहां पर तो अनुपात भी नहीं दिया हुआ है। ये विभाजन सूत्र तभी काम में आता है जब दो निर्देशांक दिए हुए हों और उनको विभाजित करने वाले बिंदु का अनुपात दिया हुआ हो कि इस अनुपात में ये बांट रहा है, तो हम उस अनुपात की सहायता से ये निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अनुपात नहीं दिया हुआ है और बिना अनुपात के हम ये निर्देशांक ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को समझते हो तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें अनुपात भी आपको मिल जाएगा अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है तो। देखो यहां पर जब हम इस n बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इस n के इधर देखिए कितने टुकड़े हैं और इधर देखिए कितने टुकड़े हैं। इस n के इधर एक टुकड़ा है और इधर दो टुकड़े हैं, तो इस रेखाखंड का क्या अनुपात हो गया इस बिंदु से। n बिंदु क्या कर रहा है, इसको एक टुकड़ा इधर काट रहा है और दो टुकड़े बराबर के इधर काट रहा है। इसका मतलब 1:2 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको अनुपात आसानी से मिल जाएगा। n बिंदु का जब हम निर्देशांक निकालेंगे तब 1:2 करेंगे और जब हम k बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब इस k के इधर दो टुकड़े होंगे, इधर एक टुकड़ा होगा, तो इन दोनों में क्या संबंध है, 2 और ये 1 अर्थात 2:1। तो हम यहाँ पर k का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 2:1 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको अनुपात मिल जाएगा और जब अनुपात मिल जाता है तो सीधा विभाजन सूत्र में आप मान रख के हल कर लो, आपको निर्देशांक मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि अनुपात क्या है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया हुआ नहीं है तो छात्र समझ नहीं पाते हैं कि अनुपात कितना क्या लिया जाए। तो यहाँ पर अनुपात है n बिंदु इसको 1:2 में बांट रहा है, क्योंकि इधर एक टुकड़ा है इधर दो टुकड़ा है। k बिंदु इधर इसको 2 छोड़ रहा है इधर 1, तो ये 2:1 में बांट रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ n बिंदु रेखाखंड किसको, PQ को 1:2 में विभाजित करता है। तो ये अनुपात आ गया 1:2, 1:2 में विभाजित करता है। इसका मतलब यहां पर अनुपात को हम m1 m2 से व्यक्त करते हैं। दो अनुपात होता है तो उन दोनों में एक m1 अनुपात और एक दूसरा अनुपात हो जाएगा, विभाजित करता है। अतः बिंदु n के लिए, ये जो बिंदु n है इसके लिए, बिंदु n के लिए m1 का मतलब दोनों अनुपातों में से पहला अनुपात m1 बराबर 1 तथा m2 बराबर हो गया 2 है। ये है। बाकी रही बात निर्देशांक की, जो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 काम में लेते ही हैं, तथा x1 बराबर x का पहला मान। इसमें ये ध्यान रखना है कि x1 वो ही लेना है और x2 इधर ही लेना है। अगर आप इसको x1 मान लोगे उसको x2 मान लोगे तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, 2:1 से उत्तर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। विभाजन सूत्र के अंदर आपको x1 पहले x के मान को x1 ही मानना है, दूसरे x के मान को x2 ही मानना है। पहले y के मान को निर्देशांक को y1 ही मानना है और दूसरे को y2 ही मानना है। जबकि हम दूरी के सूत्र में किसी को भी x1 और किसी को भी x2, किसी को भी y1 और किसी को भी y2 मान सकते हैं, उसमें उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन विभाजन सूत्र में आपको ध्यान रखना है जिस क्रम से दिया हुआ है, जैसे पहला निर्देशांक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है -3 और 4, तो ये x1 है ये y1 है, और दूसरा दिया हुआ है 4 और 5, तो ये x2 है और ये y2 है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 हो गया -3 और x का दूसरा मान देखिए यहाँ पर कितना है 4, y का पहला मान हो गया 4 इधर से और y का दूसरा मान है 5। तो ये हम n बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, आपको बता देना है। अब हम लिखते हैं विभाजन सूत्र। तो देखो विभाजन सूत्र का मतलब है किसी रेखाखंड को दो टुकड़ों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। जैसे n बिंदु इसको दो टुकड़ों में बांट रहा है, एक इधर और एक इधर टुकड़ा, जबकि ये इधर वाला टुकड़ा इसका दुगना है इसलिए ये 1:2 हो रहा है। तो विभाजन सूत्र है जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। विभाजन सूत्र एक तो x का मान ज्ञात करने के लिए, एक y का मान। तो x बराबर देखो m1 का मतलब अनुपात यहाँ पर है, हम m1 लेते हैं गुणा में, तो यहाँ पर x1 नहीं लेना है, अर्थात 1 या 2 सेम नहीं लेना है। जब m1 गुणा, अगर आप यहाँ पर m2 लेते हो तो x1 ले लो,
या अगर m1 लेते हो तो x2 ले लो। x का मान निर्देशांक निकाल रहे हो तो आपको x का इस्तेमाल करना है, y का नहीं, y का y के लिए काम में लेना है। तो ये m1 इंटू x2 लेना है, प्लस लगा देना है। जब तक ये नहीं कहा जाए कि बाह्य विभाजन है या अंतः विभाजन, तब तक आपको यहाँ पर प्लस ही काम में लेना है। एक बाह्य विभाजन का सूत्र और है जिसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पर माइनस काम में लेते हैं, प्लस की जगह, ये आपको ध्यान रखना है। तो m1 इंटू x2 प्लस, अब m1 आ चुका तो बचा कौन, m2 इंटू m2 है, x2 आ चुका तो x1 और बटे में आप कर दो m1 अर्थात पहला अनुपात प्लस m2 सेकंड अनुपात, जो अनुपात यहां पर दिया हुआ है या आपने माना है कि 1:2 में इसको बांट रहा है n, तो इस प्रकार से एक पहला अनुपात m1 और दूसरा m2 है। इस प्रकार से आप ये विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करोगे, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब देखिए हमें n बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। n बिंदु में हमें x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x बराबर m1 पहला अनुपात, देखिए 1:2 में बांट रहा था तो पहला अनुपात है 1 गुणा x2, x का सेकंड मान कितना है, x का 4 प्लस m2 दूसरा अनुपात कितना है 2 गुणा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 है माइनस का 3, जिसको इस प्रकार से कोष्टक में लिख देना और बटे में लगा दो m1 प्लस m1 पहला अनुपात 1 और दूसरा अनुपात है 2। बस बहुत ही ईजी है, इस प्रकार से आप हल कर लोगे। यहाँ पर कोमा लगाओ और ये समीकरण या बराबर का चिन्ह लगाकर आप लिख सकते हो। 4 एकम 4, देखो इसको मैं सरल कर रहा हूँ, 4 को 1 से गुणा किया तो ये 4 हो गया। इधर देखिए प्लस का 2 और माइनस का 3 आपस में गुणा होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुणा में असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या गुणा होती है, कोई 2 तो वो माइनस बनाती है, और समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा प्लस बनाती है। चाहे माइनस माइनस को गुणा करो तो भी प्लस बनेगा, और चाहे प्लस प्लस को गुणा करो तो भी प्लस बनेगा। और अगर प्लस माइनस को गुणा करें या माइनस प्लस को गुणा करें तो माइनस बनता है, क्योंकि असमान चिन्ह गुणा या भाग के अंदर माइनस बनाते हैं और समान चिन्ह प्लस बनाते हैं, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो। जोड़ बाकी की बात अलग होती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 एकम 4 प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस का 6 हो गया, क्योंकि माइनस के 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और नीचे देखिए 2 और 1 3 हो गया। और अब इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लो, माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, तो माइनस का 2 है, ज्यादा है, वो 2 बच जाएगा, तो ये माइनस का 2/3 आ गया x का मान, x का निर्देशांक, इसका निर्देशांक माइनस का 2/3 आ गया। या जो भी आप सही ढंग से गुणा करोगे वही मान आएगा। ये चेंज हो सकता है, निर्देशांक बदल जाएंगे तो मान भी चेंज हो जाएगा, या मैंने अगर कहीं पर गलती की है तो दूसरा आएगा, लेकिन आपको समझकर इस प्रकार से सही ढंग से करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम विभाजन सूत्र इस्तेमाल करते हैं किसका, y का। तो विभाजन सूत्र फिर से लगाते हैं, y बराबर, y के लिए यहां पर बस x की जगह y कर दो और कुछ नहीं करना है, वो का भी फॉर्मूला है। जहां x1 है वहां पर y1 कर दो और जहां x2 है वहां पर y2 कर दो। तो यही फॉर्मूला, इस प्रकार से बस x का की जगह y कर दो। तो ये m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 और बटे में वो का वही है m1 प्लस m2। अब देखिए हम यहां पर y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे इस n बिंदु में, तो y के निर्देशांक काम में लेंगे। अनुपात तो वही है, दोनों के लिए सेम काम में आएगा, लेकिन निर्देशांक जो है वो y वाले ही काम में लेने, आपको x वाले काम में नहीं लेने। तो देखिए m1 1 गुणा y2, y का सेकंड मान ध्यान रखना है, वो नहीं है, ये जो यहां पर आपको बताना भी चाहिए, पहले मैं यहां पर बता देता हूं जिससे ठीक रहेगा कि क्या है। तो यहां पर वही m1 तो कितना है 1 और m2 कितना है 2 है, y1 कितना है, y का पहला मान कितना है उधर देखो 4, और y का दूसरा मान कितना है 5, ये 5 है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो, लिख सकते हो। और अब हम y बराबर मान निकालते हैं। m1 है 1 गुणा y2, y का सेकंड मान है 5, ये आपको ध्यान से उतारना है, प्लस m2 कितना है 2, m2 अनुपात विभाजन में देख लो आप 1:2 है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 और 2 में बांट रहा है तो 1:2 हो गया। ध्यान रखना ये 1:2 कहाँ से आया है, ये नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनुपात कोई जरूरी नहीं दे, वो आपको रेखाखंड देगा, उसको टुकड़ों में बांटने की सूचना दे देगा कि ये इस प्रकार से बांटता है, सम 4 भाग करता है या सम त्रिभाजित करता है या 5 भाग करता है, इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो m1 इंटू y2 प्लस
m2 इंटू y1 कितना है 4 और बटे हुए m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। तो देखिए y बराबर, इसको सरल करते हैं, 5 एकम 5 हो गया गुणा होकर 5 और प्लस का 4 दूना 8 हो गया और बटे हुए 2 और 1 3, 8 और 5 मिलकर हो गया कितना 13। तो ये 13 बटे हुए 3 आ गया, 8 और 5 13 और बटे 3, या जो भी कुछ गुणा करके आप सही करोगे वो मान आ जाएगा। तो वो y का निर्देशांक आ गया। तो यहाँ पर n और ये n के लिए x और y का निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिया। चाहो तो आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो, कितना आया था -2/3 तो आया था n बिंदु में x का निर्देशांक और y के लिए आया 13/3, ये 3 इसका आ गया। अब हमें k का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम, यहाँ बिंदु ये जो k है, बिंदु k के लिए हमें बताना है अनुपात, पहले तो अनुपात, क्योंकि अब अनुपात चेंज हो जाएगा, क्योंकि k की तरफ देखें हम तो k के इधर दुगुना है इधर आधा है, अर्थात उधर 2 टुकड़े हैं इधर 1 टुकड़ा है, तो उधर उससे हम अनुपात देखेंगे तो 2:1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2:1 होगा। तो बिंदु k के लिए m1 हो जाएगा 2, तो ये ध्यान रखना 2 हो जाएगा इधर 2 टुकड़े इधर 1 टुकड़ा है 2, और m2 इधर क्या है दूसरा अनुपात 1 होगा, और यहाँ पर वही x1 इसके लिए x का पहला मान कितना है वही रहेंगे ये -3 और x2 हो जाएगा कितना वही 4, और y का पहला मान कितना है 4 और y का दूसरा मान यहाँ पर कितना है 5 ये हो जाएगा। अब हम फिर से k के लिए निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से, तो वही विभाजन सूत्र का इस्तेमाल और फिर से वही आपको इस प्रकार से मान निकालना है, बस सिर्फ अनुपात चेंज हो जाएगा। तो फिर से लिखते हैं हम विभाजन सूत्र x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे हुए m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x बराबर, अब देखिए अनुपात चेंज होगा, m1 यहाँ पर m1 कितना है, इसके लिए कितना हो गया m1 2 है, क्योंकि इधर देखो तो पहला अनुपात कितना है 2 गुणा m1 इंटू x2, x का सेकंड मान कितना है 4 प्लस m2 कितना है m2 है 1, दूसरा टुकड़ा है 1 गुणा m2 इंटू x1 कितना है -3 और बटे हुए वो का वही है 2 + 3 कर दो, बस m1 2 है और m2 1 है, तो 2 + 1। देखिए यहाँ पर x बराबर 4 दूना 8 हो गया, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इधर देखो प्लस का 1 माइनस के 3 से गुणा होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3, तो ये -3 और बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। अब आप 8 में से 3 घटा दो तो x बराबर 8 में 3 गया तो 5/3 आ गया, ये 5/3 x का मान किसमें, इस के बिंदु के लिए निर्देशांक आ गया। अब देखो फिर से लगाएंगे हम विभाजन सूत्र y बराबर, तो y के लिए वही y वाला फॉर्मूला m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे हुए m1 प्लस m2, वो का वही है, सिर्फ y चेंज कर दिया x की जगह। अब हम मान रखते हैं y बराबर m1 कितना है इसमें 2, अनुपात चेंज हो गया था, यहाँ पर 2 अनुपात m1 इंटू y2, y का सेकंड मान कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 गुणा y1 कितना है 4 और बटे हुए वही 2 + 1, ऐसा कैसा ये y वाला जो था वो को वही, सिर्फ अनुपात चेंज हो रहा है, बाकी देखो 5 वही है 4 वही है 2 और 1 वही है, सिर्फ 1 और 2 की जगह 2 और 1 हो गया, अनुपात चेंज हो गया। देखो x बराबर 5 दूना ये तो हो गया 10 प्लस इन दोनों को जोड़ मत लेना कहीं, 5 और 1 जोड़कर 6 कर लो, क्योंकि पहले गुणा होता है फिर ही जोड़ बाकी होते हैं, भाग गुणा जोड़ बाकी, अगर सारी संक्रियाएं एक जगह हो तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ बाकी में से कोई सा ही कर लो। तो आपको यहाँ पर पहले अलग अलग इनको गुणा करना है, ऐसे मत कर देना कि 5 और 1 6 हो गया फिर गुणा कर दो। तो ये 5 दूना 10 अलग प्लस 4 एकम 4 इधर से अलग और बटे हुए 2 और 1
3 हो गया। अब आप जोड़ लो 10 और 4 कितना होता है 14, तो x बराबर 14/3 हो गया। ये के लिए x का मान आ गया। और अब फिर से विभाजन सूत्र, के लिए x का मान भी आ गया, y का मान, ये तो y का मान है, मैं x लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है y का निर्देशांक ही निकाला है हमने, ये y के आ गए। अब इनको निर्देशांक के रूप में लिखना है, बताना है, तो हम लिखेंगे रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः, पहले आप पहला लिखो, क्रमशः पहले x का मान प्रथम माइनस का 2/3, ऐसे निर्देशांक के रूप में लिखना है, पहले x का फिर y का। y का कितना है 13/3 तथा दूसरा टुकड़ा ये के का निर्देशांक यहाँ पर लिख सकते हो, क्या आया था x का, तो 5/3 और y का आया था 14/3। तो इस प्रकार से, तथा दूसरा बिंदु है 5/3 और 14/3 है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सम त्रिभाजित करने का क्वेश्चन आया है, हो सकता है एग्जाम के अंदर समान 5 भाग करने का आ जाए, समान 4 भाग करने का आ जाए, समान 2 भाग करने का आ जाए, यहीं पर सम द्विभाजित कर देता तो आप फिर 1:1 ले लेते। अगर सम 4 भाग करने का आता, सम चतुर्भागों में बांटने का, तो 4 बराबर टुकड़े होते, तो फिर आप क्या करते, जब पहला टुकड़ा लेते तो 1 इधर रहता, 3 इधर रहता, तो 1:3 हो जाता। जब दूसरा लेते 2 इधर अर्थात 2:2 या 1:1 हो जाता। अगर आप तीसरा टुकड़ा लेते तो इधर 3 उधर 1, तो 3:1 से निकाल लेते आप। तो इस प्रकार से थोड़ा सोचकर समझकर आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हो। बाकी आपको सूत्र यही काम में लेना है विभाजन सूत्र का, x बराबर m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटे में m1 प्लस m2 करना है। और y के लिए y बराबर वही m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटे हुए m1 प्लस m2, ये सूत्र आपको इस्तेमाल करना है विभाजन सूत्र के लिए। अब हो सकता है एग्जाम के अंदर यहाँ पर अनुपात आपसे पूछ ले और कोई सा ये निर्देशांक दे दे इनमें से, तो अनुपात अगर आपसे पूछता है निर्देशांक देके तो आपका क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। जो निर्देशांक देगा कि ये निर्देशांक इसको इस अनुपात किस अनुपात में बांटता है, तो x या y किसी एक से ही आप अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो एक बार इसको सरल करके देख लेना, ऐसे ही इसमें ही आपको मान रखना है, जो दिया है वो रख लेना और जो अनुपात नहीं दिया है उसको m1 m2 रहने देना, और फिर समीकरण को सरल करना, आराम से m1 और m2 का अनुपात आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही आसान है। और वो x के मान से ही या फिर अकेले y के मान से ही किसी एक से ही मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों से निकाल कर अनुपात चेक कर लेना, समान आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था बोर्ड 2014 के अंदर, लगभग 6 नंबर का आया था। तो आप आराम से विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर सीधा ही अनुपात आपको दे दिया जाए तो और भी अच्छी बात है, आप m1 और m2 डायरेक्ट रख के कर लो। और अगर इस प्रकार से सम त्रिभाजित, सम 4 भाजित या 2 भाग करने वाला क्वेश्चन आता है तो आप अनुपात पहले रेखाखंड खींच के देख लो किस अनुपात में किससे क्या कौन सा टुकड़ा बांटता है, और अनुपात बनाकर फिर आप विभाजन सूत्र में रख के x और y का निर्देशांक ज्ञात कर लो। तो ये बहुत ही ईजी है। तो मैं मानता हूँ आप विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपके लिए एक अलग और प्रश्न में ले लेता हूँ, जिसमें बीच की दूरी का क्वेश्चन है, लेकिन बीच की दूरी दी हुई है और हमें दोनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कल आपको दूरी ज्ञात करना बताया था, लेकिन आज मैं आपको दूरी लेकर निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी एक सिरे का, वो आपको बता देता हूं, जिससे दूरी वाले सूत्र का इस्तेमाल करना आपको अच्छी तरह से और आ जाएगा। आप ये विभाजन सूत्र अच्छी तरह से उतार लेना और याद कर लेना, क्योंकि इस निर्देशांक ज्यामिति वाली प्रश्नावली लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं आपके, एक तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, एक विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का। जबकि पिछले एनसीईआरटी वाले कोर्स के अंदर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्वेश्चन और था, हालांकि वो मैं आपको और बता दूंगा, क्योंकि कभी कभी उसका भी इस्तेमाल हमें करना पड़ सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन के बाद में या आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर दूरी के सूत्र से हमें दूरी दी हुई हो तो हम किस प्रकार से शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें, वो क्वेश्चन मैं आपको लिखकर बता देता हूँ एक बार।
तो देखो कल मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना बताया था, वैसा ही एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 मात्रक हो या 5 हो, 5 या कितनी भी आ सकती है यहां पर 5 की जगह 5 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए कल मैंने आपको दूरी ज्ञात करना बताया था दोनों निर्देशांक देखकर, लेकिन यहां पर दूरी दे दी 5 या 5 मात्रक और शीर्ष का निर्देशांक पूछ लिया कि वहां पर x की जगह क्या था। ये क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड 2018 के अंदर, पिछली साल। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वही आपको तरीका इस्तेमाल करना है, वही दूरी का सूत्र आपको लगाना है और समीकरण बना के इसको सरल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हल, सबसे पहले हम ये दोनों निर्देशांक लगा देते हैं एक रेखाखंड खींच के। तो मान लेते हैं ये रेखाखंड था जिसका एक बिंदु n था और एक बिंदु k था, कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर। एक है n का निर्देशांक 3x और 3 है और k का निर्देशांक 5 और 7 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि n k की दूरी ज्ञात कीजिए, n और k बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, दूरी का सूत्र लगाओगे, अर्थात √x1 - x2² प्लस y1 - y2² और सेम दूरी निकालते। लेकिन यहाँ पर दूरी दी हुई है 5, तो हम इस सूत्र के अंदर ये मान रख के बराबर 5 कर लेंगे, फिर इसको सरल कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x1 तो कितना है, x ही है, और x2 कितना है, x का सेकंड मान कितना है, 5 है। कोई सा भी ले लो, चाहे इसको x1 मान लो, उसको x1 मान लो, चाहे इसको x2 मान लो, उसको x1 मान लो। देखो यहाँ पर y1 कितना है, 3 और y का सेकंड मान कितना है, 7 है। अब आपको सूत्र लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दूरी का सूत्र है √x1 - x2 और इसका होल स्क्वायर, या x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी के लिए नहीं। लेकिन विभाजन सूत्र के लिए आपको x1 को x1 मानना है और x2 को x2, अर्थात पहले x1 के मान को x1 ही मानना है, जो भी आपको पहले बताया था मैंने। प्लस यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर कर देना है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ। हम यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर दूरी n के बराबर √ माप रखते हैं x1 तो क्या है यहाँ पर x ही है जो ज्ञात करना है, x1 - x2 कितना है, 5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 3 माइनस y2 कितना है, 7 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो चूंकि जो n के दूरी है, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, कितनी है, 5 है। तो यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि n के बराबर 5 दिया है, प्रश्न में दिया है, इसलिए हम समीकरण में रखेंगे 5 बराबर √ ये क्या, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 3 को आप सरल कर सकते हो। देखो 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो माइनस का 4 ज्यादा है, बस माइनस का बच जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 4, ये कोष्टक के अंदर माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर। अब हम इस x - 5 का जो होल स्क्वायर है इसको हम सरल करेंगे। इसको सरल करने का आपके पास दो तरीका है, एक तो आप समीकरण सरल कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर से कैसे खोलते हैं उससे खोल लो, या फिर x - 5 को 2 बार गुणा कर लो। मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूंगा। तो देखिए इधर 5 बराबर √ a - b का होल स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर सरल समीकरण लिख देता हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस का 2ab प्लस b² होता है। ये आप इससे कर सकते हो, या फिर आप इसको 2 बार लिख के गुणा कर लो। जैसे x - 5 के 2 घात है, x - 5 के 2 घात है, तो x - 5 गुणा x - 5, ऐसे हम गुणा कर लेते हैं। सरल में कोई आवश्यकता नहीं है, वही मान आएगा। कैसे करेंगे, देखो x को आप x से गुणा करो तो ये x², इस x को आप -5 से भी गुणा करो तो ये -5 गुणा x -5x, x से तो हो गया। अब हम इस -5 से भी गुणा करते हैं इन दोनों को, -5 को x से गुणा करेंगे तो -5x से कम -5x, और -5 को -5 से और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस और 5
25 हो जाएगा। कुल मिला के ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x हो गया मिलकर, माइनस का 10x और प्लस का 25, ये मान आता है गुणा करने पर। अब अगर आप सरसमीका से मान रखते हो तो ये सीधे आ जाता है बस, तो बाकी कोई जरूरी नहीं कि आप सरसमीका का इस्तेमाल ही करो। आप 2 बार लिख के गुणा कर लो, अगर 2 घात है तो 3 घात है तो 3 बार गुणा कर लो आप, तो इस प्रकार से वो सरसमीका का ही मान आ जाता है। तो आपके पास बस दिमाग होना चाहिए, किसी भी प्रकार से आप मान निकाल सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। लेकिन अगर आप सीधे मान लिख रहे हो तो फिर सरसमीका जरूर लिखना, जैसे मैंने वहां पर सरसमीका लिख रखी है इस प्रकार से। तो यहां पर हम खोलते हैं सरसमीका से। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह कौन है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा ये x स्क्वायर। फिर होता है माइनस का 2ab, माइनस का 2ab तो 2 गुणा x गुणा 5, तो 5 दूना 10, माइनस का 10x हो जाएगा। 5x का दूना 10x और माइनस माइनस इसलिए माइनस का 5 दूना 10x हो गया, ये 2ab हो गया। और प्लस b का वर्ग, b की जगह 5 का वर्ग या माइनस 5 का वर्ग, वो प्लस का ही आएगा, 25 हो जाएगा, तो ये प्लस का 25 हो गया। आगे देखिए, आगे मान है -4, -4 का वर्ग तो आप जानते हो प्लस का 4 चौके 16 होता है, तो ये प्लस का 16 हो गया। आप चाहो तो वो सरसमीका आपको नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, उससे इसको खोल दिया। आप इस सरसमीका को भी a माइनस बी को भी अगर आप 2 बार लेकर गुणा कर लो तो यही आएगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सरसमीका को रटो ही, आप इसको समझ सकते हो। a माइनस बी गुणा a माइनस बी गुणा करो आप, a स्क्वायर माइनस का a b प्लस b स्क्वायर आएगा, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इधर मान निकालना है, तो ये अंडर द रूट हटना चाहिए, क्योंकि जब तक इस पूरी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा तब तक हम x का मान नहीं निकाल सकते। तो इस अंडर द रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, जिससे उधर जो 5 है उसका वर्ग होगा तो वो तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 हो जाए 25 संख्या ही तो होगी ना, जबकि इधर वाला अंडर द रूट आपका हट जाएगा, और अंडर द रूट हट जाने से आप आराम से आसानी से मान निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अर्थात दोनों के स्क्वायर लगा देते हैं वर्ग करने पर, तो यहां पर हो जाएगा 5 का वर्ग, तो इधर भी वर्ग होगा। अगर आप समझदार हो तो अंडर द रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो अंडर द रूट बैठ जाता है और वर्ग भी बैठ जाता है, या आप स्क्वायर लगा के फिर देख लो, वो अपने आप वही मान आ जाएगा। तो आप समझदार हो, मैं इस अंडर द रूट वाली संख्या का वर्ग करूंगा इस पक्ष के अंदर, या लो लिख देता हूं मैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 और 16 का तो जोड़ लो, 25 और 16, 6 और 5 1 11 और 2 और 2 4, ये हो जाएगा 41। और इस प्रकार से ये वर्ग कर दिया। देखो इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, अंडर द रूट वाली संख्या का भी वर्ग, जबकि 16 और 25 को मैंने जोड़कर लिख दिया 41, वो एक ही बात है। 16 प्लस 25 अलग अलग लिखो चाहे से 41 लिखो, तो दोनों पक्षों के स्क्वायर कर दिया। अब देखो अंडर द रूट वाली संख्या का अगर स्क्वायर होता है तो अंडर द रूट हट जाता है, अर्थात उसका स्क्वायर बैठ जाता है और अंडर द रूट बैठ जाता है, वो वर्गमूल निकल आता है एक प्रकार से। और इधर 5 का वर्ग हो गया 5 25, और इधर क्या होगा, अंडर द रूट स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 41 41, ये आ गया, अंडर द रूट हट गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। इस प्लस के 25 को भी आप उस पक्ष में ले जाओ, क्योंकि x के 2 घात आई है तो ये 2 घात वाला समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। या आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा 9th क्लास में द्विघात बहुपद, तो एक प्रकार से द्विघात बहुपद की तरह ही है, लेकिन बराबर है इसलिए समीकरण है। तो द्विघात बहुपदों के आप 9th क्लास में शून्यांक कैसे ज्ञात करते थे, उस प्रकार से आप यहां पर भी इसके शून्यांक या मूल ज्ञात कर सकते हो। तो इस 25 को मैं उधर ले जाता हूं, तो इधर देखिए, इधर बच जाएगा एक पक्ष में 0 और उधर है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 41 और माइनस का ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25। और अब देखो क्या मान बचता है, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, 41 में 25 गया तो फिर से वो का वही जो 25 जोड़ा था वो नहीं बचेगा, अर्थात 16 बच जाएगा प्लस का, अर्थात आप आराम से 41 में 25 घटा दो 16 बच जाएगा। अब ये देखिए एक प्रकार से द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर में 0 है, और अगर बराबर में 0 नहीं है तो आपके लिए द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद के
शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं या द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो उनकी प्रक्रिया बिल्कुल इजी है, नॉर्मल है। आपको पता है कि इसके दो घात लग रही है, दो घात वाला बहुपद है, ये चर के अधिकतम दो घात है, तो इसके दो मूल आएंगे अर्थात इसके दो शून्यांक आएंगे, x के दो मान आएंगे, वो दोनों मान आपको निकालना है। अब ये दोनों मान कैसे निकाले, कुल मिला के यहाँ पर x का मान कैसे ज्ञात किया जाए, इसके लिए आपके पास बहुत सारी विधि है। एक तो है गुणनखंड विधि जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, एक है द्विघाती सूत्र, फिर इधर आचार्य सूत्र, उससे भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और एक है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि। तो इस प्रकार से हम तीनों विधियों से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेटर रहेगा द्विघाती सूत्र का आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो तो उस सूत्र के भी आपको अंक मिल सकते हैं, तो आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीकों से बता दूंगा। तो देखो कैसे हल किया जाए इसको। पहले मैं गुणनखंड से बताता हूं, क्योंकि अगर छोटा द्विघात समीकरण हो सरल सा तो उसको गुणनखंड विधि से आसानी से कर लेते हैं, टाइम नहीं लगता, बिल्कुल जल्दी ये वो हो जाता है। इस x का मान निकालने के लिए हमें ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जहां डज नॉट इक्वल टू a 0 होता है, अर्थात a का मान 0 नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस bx का इस बीच वाली जो a घात वाला चर है इसके दो टुकड़े करने हैं, इसको दो टुकड़ों में बांटना है। कैसे बांटना है, कैसे दो टुकड़े करने हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि इसको दो टुकड़ों में बांटोगे माइनस के 10x को, तो वो माइनस का 10x ही रहना चाहिए, मान 10x ही रहना चाहिए। जैसे 6x और 4x, माइनस का 6x माइनस का 4x 10x होता है, माइनस का 5x माइनस का 5x 10x होता है, माइनस का 2x माइनस का 8x 10x होता है। इस प्रकार से माइनस का 9x और माइनस का 1x 10x होता है। तो ये 10x ही रहना चाहिए, लेकिन दो रूपों में भी इसको लिखना है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, लेकिन एक दूसरी बात का और ध्यान रखना है कि जो दो टुकड़े आप इसके करोगे जिनका मान तो माइनस का 10x ही रहेगा, उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल होना चाहिए इसके और इसके गुणनफल के बिल्कुल इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो ये दो बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो इसके आराम से टुकड़े करके इसको सरल कर सकते हो। तो देखो हमें क्या ध्यान रखना है, इस जीरो को हम उधर पटक लेते हैं, चाहे इधर रहे क्योंकि दोनों पक्ष समान है, और इधर इसको लिख लेता हूं मैं x²। 10x के मुझे दो टुकड़े करने हैं, मान रखना है मुझे माइनस का 10x, लेकिन दोनों टुकड़ों का गुणनफल होना चाहिए कितना, 16x²। इसके गुणनफल के बराबर 16 गुणा x² प्लस का है दोनों ही, तो प्लस का 16x² होना चाहिए। अब आपको यह ध्यान दे लेना है कि 16 किस संख्या के फाड़े में आता है, 4 चौके 16 या फिर 8 दूनी 16 या फिर 16 एकम 16, ये तीन स्थितियां बनती है 16 गुणा होने की। अगर दो संख्याओं को गुणा करे और उसका मान 16 आए तो उसके लिए सिर्फ तीन स्थितियां बनती है, एक तो 1x गुणा 16x या माइनस का 1x माइनस का 16x, प्लस का होना चाहिए ना, इसलिए एक है 2x गुणा 8x तभी 8 दूनी 16x x², और एक है 4x गुणा 4x। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस का 16x² होना चाहिए, तो ये सारे प्लस के हैं, प्लस के देंगे, लेकिन दूसरी बात इनको जोड़े तो माइनस का 10x होना चाहिए। तो देखो अगर माइनस का माइनस लगा दें इसको इसके, तभी माइनस का बनेगा, तो यहां पर माइनस का 1x माइनस का 16x होगा माइनस का 17x, जबकि माइनस का 17x नहीं होना चाहिए माइनस का 10x 10x। माइनस का 8x और माइनस का 2x मिलकर होता है माइनस का 10x। इधर देखो माइनस का 4x और माइनस का 4x मिलेगा तो कितना होगा, माइनस का 8x, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इस प्रकार से टुकड़े हो गए, अर्थात x² माइनस का 2x और माइनस का 8x। बाकी आपको दी गई सूत्र से बता दूंगा, उससे और भी सरल आसान है, और प्लस का 16 और बराबर में उस पक्ष में क्या था, 0 था। तो इस प्रकार से आपको टुकड़े करना है। ये काम आपको बहुपद वाली प्रश्नावली में भी करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली में भी करना पड़ेगा। बाकी आपकी जो समांतर श्रेणी है और प्रश्नावली के प्रश्न है उनमें भी ऐसे द्विघात समीकरण आ सकते हैं, वहां पर हल करना पड़ सकता है। तो कैसे हल करते हैं वो मैंने आपको बताया, वहां पर भी आप काम में ले सकते हो। अब देखो गुणनखंड करना या मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है, हमें इनके अंदर कॉमन लेना है। देखो यहां पर इन दोनों के अंदर देखो x कॉमन है, x² में और 2x माइनस के 2x में x कॉमन है, तो आप x कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो पूरा पूरा, तो इन दोनों में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, x का।
संख्या का तो जा नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 नहीं है, नहीं तो 2 का चला जाता। तो x का दोनों में भाग जाता है, वही कॉमन होता है, तो हमने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लिया अर्थात x का भाग दिया तो x स्क्वायर में x का भाग एक बार x बार जाता है, तो ये x माइनस का यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो कितना बचा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 बच गया। इस प्रकार से कॉमन लेते हैं। अगर ये गलत है या आपको नहीं आता तो आप इसको वापस गुणा करके देख लो, वही मान वापस आ जाना चाहिए, तब तो आप सही कर रहे हो, सही कॉमन लिया, नहीं तो गलत है। इसको मैं गुणा करूँ वापस, x को x से गुणा किया तो वही देखो प्लस का x स्क्वायर, x को -2 से गुणा किया तो वही देखो माइनस का 2x, तो ये सही कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में। अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखो इनमें किसका भाग जाता है, 8 का दोनों में भाग जाता है। दूसरी बात 4 का भी भाग जाता है, लेकिन आपको इस प्रकार से x-2 कॉमन बच जाए, उस प्रकार से आपको कॉमन लेना है। नहीं तो अगर ये x-2 कॉमन कोष्ठक के अंदर नहीं बचता है तो फिर पर्सन को हल करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो अंदर क्या बचना चाहिए, x-2 बचे। इसके लिए आप यहां पर माइनस का 8 कॉमन ले लो, तभी तो प्लस का x अंदर बचेगा। तो ये माइनस का 8 मैंने कॉमन लिया तो बच गया यहां पर प्लस का x। अब कुछ छात्र यहां पर प्लस देखकर यहां पर भी प्लस कर देते हैं कि प्लस का 2 बचेगा, लेकिन आप एक बार वापस गुणा करो इसको, माइनस के 8 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x, माइनस के 8 को आप प्लस के 2 से करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, जबकि प्लस का 16 है तो यहां पर माइनस होगा, तभी माइनस का 8 -2 से गुणा होकर प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 इस प्रकार से कॉमन आएगा। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है आपको। अब सरल करो, देखो x-2 से माइनस का 8 भी गुणा हो रहा है और प्लस का x भी गुणा हो रहा है, तो दोनों ही गुणा हो रहा है, तो इनको ऐसे लिख दो x और माइनस का 8, ये x-8 इस x-2 से गुणा हो रहा है, x-2 से, कुल मिला के 2 गुणनखंड हो गए। यहां पर देखो x भी इससे गुणा होगा और माइनस का 8 भी इससे गुणा होगा, जिस प्रकार से यहां पर विस्तार रूप में लिख रखे हैं वहां पर शॉर्ट में आ गया है ये 0, या आप इन दोनों को वापस गुणा कर लो, यही मान आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 2 गुणनखंड हो गए, 2 संख्या आपस में गुणा है, दोनों में से किसी एक को अगर इस पक्ष से उस पक्ष में ले जाएं तो आप जानते हो गुणा से भाग में चली जाएगी, भाग से गुणा में, गुणा से भाग में, जोड़ से बाकी में, बाकी से जोड़ में, आप जानते हो पक्षांतर करने पर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक गुणनखंड को, एक गुणा होने वाली संख्या को उधर ले जाते हैं, किसी को भी आप ले जाओ, ले जाना दोनों को ये बारी बारी से। मान लेते हैं ये 2 इमरजेंसी पेशेंट हैं, इनमें से किसी को भी आप उधर ले जाओ इस डॉक्टर के पास, तो उधर जाते ही इलाज हो जाएगा इसका। तो प्रथम हम क्या करेंगे, देखो x-8 को तो रहने देते हैं, ऐसे कैसे, x-8 को तो ऐसे कैसे, ये x-2 इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 में भाग लगेगा, क्योंकि इस पक्ष में 0 है, और आप जानते हो 0 में किसी संख्या का भाग 2 क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, लेकिन 0 को छोड़कर 0 में 0 का भाग देने पर अनंत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 0 नहीं है, x-2 का इधर गुणा से लाएंगे तो भाग लगेगा 0 में और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधा इलाज हो जाएगा। और आपके पास x-8 बराबर 0 हुआ, तो अब देखिए x बराबर माइनस के 8 को इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये एक मान आ गया x का। अब देखो हमने यहां पर x-2 को ही इधर लेकर आए थे, x-8 को नहीं ला सकते इधर, गुणा से इसको भी तो ला सकते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं और इसको ले आते हैं इधर। तो दूसरा देखो, द्वितीय x-2 को ऐसे कैसे रहने दो, बराबर ये x-8 उधर जाएगा, गुणा से उधर जाएगा तो क्या होगा, वही उस पक्ष में भाग लगेगा, 0 में भाग लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x का मान निकालने के लिए आप इस -2 को उधर ले जाओ, तो x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x बराबर 2 और x बराबर 8 दोनों ही मान x के वैलिड हैं। अतः x बराबर 8 व 2 हैं और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ स्थितियों के अंदर ऐसा भी हो सकता है, कुछ छात्र ये 8 और 2 लिख दे, फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है x की जगह 8 रखने पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या ना आए, 5 ना आए, या फिर 2 रखने पर ना आए। तो आप समझदार हो तो रफ कॉपी में ये चेक करके और देख लेना कि x की जगह 8 रखने से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 आती है, या फिर 2 रखने से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 आती है। जिससे 5 आती है वो ही मान सही होगा x का। तो यहां पर 8 रखने से भी आएगी और 2 रखने से भी आएगी, इसलिए 8 और 2 दोनों ही सही है। और अगर किसी से नहीं आती तो उसको आप छोड़ देना लिख करके, इससे दूरी 5 नहीं आती है। तो
इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। दूरी का इस्तेमाल करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी एक शीर्ष का मान आपसे पूछा जाए और दूरी दे दे तो आप उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये आसानी से किया जा सकता है, जो बोर्ड 2018 में आया था। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब देखो मैंने अभी कहा था कि इसके हम जो मूल है वो द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक गुणनखंड करना नहीं आता है तो इसको हल हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। देखो द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करने पर क्या कैसा ध्यान रखना है, जो बहुत ही आसान है। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए आपको द्विघाती सूत्र आना चाहिए, याद होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र क्या है। तो देखो आपका जो द्विघात समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 16 बराबर 0, ये है। इसमें द्विघाती सूत्र है, देखो पहले मैं लिख देता हूं द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि श्रीधर आचार्य जी ने सूत्र फॉर्मूला दिया था। द्विघाती सूत्र है एक्स वाई जेड किसके बराबर, यहां पर हम x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे वे 2a 2a, ये है द्विघाती सूत्र। ये अगर आपको याद है तो आप इससे किसी भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के मूल या शून्यांक ज्ञात कर सकते हो। अब चलो मान लेते हैं कि आपको द्विघाती सूत्र तो याद हो गया, लेकिन इसके अंदर ये मान कैसे क्या रखे हैं, कहां से मिलेंगे, ये भी आपको समझ में आना जरूरी है। ये b कहां मिलेगा, a कहां मिलेगा, c कहां मिलेगा, ये भी तो समझ में आना जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है जो द्विघात समीकरण या बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण या बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप, ये होता है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होता है। अर्थात x स्क्वायर से जो गुणा हो रहा है वो a होता है, ये ध्यान रखना आपको। खाली a घात वाले चर अर्थात x से जो गुणा है वो राशि b है और बाकी संख्या वाला मान खाली मान c होता है। तो यहां पर देखो x स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है 1, तो a बराबर तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। खाली x से कौन गुणा हो रहा है माइनस का 10, तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 और बाकी संख्या वाला मान क्या है c है, तो ये c। तो ये बहुपद वाली द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली में आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना कि ये उल्ट पुलट होकर भी आ जाते हैं, कभी ax स्क्वायर पहले बाद में आ जाता है और bx पहले आ जाता है, तो आपको इनको जचा लेना है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और फिर सबसे कम घात या संख्या वाला मान। अब देखो यहां पर आपको बताना है a बराबर कितना है, यहां पर 1, b बराबर कितना है, x से क्या गुणा हो रहा है, कुछ छात्र 10 से लिख देते हैं, माइनस भी साथ में है तो माइनस का 10, कुछ छात्र x को भी लिख देते हैं, x नहीं x से जो गुणा हो रहा है वो आपको लिखना है, तो b बराबर माइनस का 10 और c बराबर है संख्या वाला मान, अचर मान कितना है 16। तो ये ABC है, इस सूत्र के अंदर आपको रखकर हल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको ऊपर बता देता हूँ कैसे क्या हल करना है, आप इसको एक बार उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर शायद जगह नहीं मिली आपको तो मैं ऊपर लिख के करके बता देता हूँ, या फिर यहाँ पर मान तो रख देता हूँ। देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है उनमें आपको इनके मान रख देने हैं, बटे वे 2a बटे 2a। देखो माइनस b का मान है माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 10 का वर्ग, बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है 1, c 4ac, c कितना है 16 है और बटे हुए 2a आ गया। यहां पर देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये तो समझ में आ गया ना आपको इस प्रकार से। तो द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं वो और बता देता हूं। देखो यहां पर हमने x का मान, इस x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c और बटे हुए 2 गुणा a माइनस b का मान है यहां पर माइनस का 10, तो ये माइनस का 10, फिर अंडर द रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 10 का वर्ग माइनस 4 गुणा a है 1 और c है 16, तो ये 16 रख दिया और नीचे 2a ये रख दिया।
इसको सरल करना आना चाहिए आपको। अगर ये सरल हो जाता है सही ढंग से तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो हम सरल करेंगे, माइनस माइनस कॉस्ट के अंदर माइनस बाहर माइनस को लेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर द रूट, यहां पर देखिए माइनस के 10 का वर्ग, 10 को 10 से गुणा करो 100 जाएगा, और माइनस का वर्ग तो हमेशा प्लस में आता है, तो ये प्लस का 100 गया। इधर चलते हैं हम, माइनस के 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, माइनस का 4 जब 16 से गुणा होगा तो 16 चौके 64, किसका? माइनस का, तो ये माइनस का 64 हो जाएगा। और बटे में देखो 2 एकम 2 गया, बिल्कुल ईजी है। आगे देखिए x बराबर माइनस का 10 प्लस माइनस 100 के अंदर आप 64 घटाओगे तो कितना बचेगा? 100 में से 64 गया तो 36 बचेगा। कितना होगा? 36। आराम से आप ऐसे घटा लो, ये 100 और माइनस 64, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और ये 1 0, तो ये 36 बच जाएगा। ढंग से घटा लेना आप। अंडर द रूट कोष्टक में आ गया 36, यहां पर बच गया 36 बटे हुए 2। अब देखिए x बराबर 10 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल निकालना है। अगर वर्गमूल निकलता है तो निकाल दो, नहीं निकलता तो नजर में छोड़ दो आप। जबकि निकलता है 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये आ गया 6 और बटे हुए 2। अब ये 6 एक बार प्लस का लेना है एक बार माइनस का लेना है, क्योंकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो प्रथम x बराबर प्लस का ले लेते हैं हम, 10 प्लस का 6 बटे 2, तो कितना हो गया? x बराबर 10 और 6 16 बटे हुए 2, अर्थात x बराबर आ गया 8, जो 8 अभी निकाला था मैंने, ये x का मान आ गया 8। दूसरा देखो, x बराबर द्वितीय x बराबर माइनस लेना है, यहां पर माइनस का 6, तो x बराबर 10 माइनस 6 बटे हुए 2, तो x बराबर 10 में 6 गया तो 4 बटे 2, 10 में 6 गया तो 4 बचा, 4 बटे 2, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये x के दोनों मान आ गए 8 और 2 जो पहले यहां पर आए थे। तो इस प्रकार से आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। एक पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि और है, उससे भी आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे और प्रश्नावली के द्विघात समीकरण या बहुपद आप ज्ञात करो तो वहां पर भी इस तरीके को, द्विघाती सूत्र को, गुणनखंड विधि को या फिर पूर्ण वर्ग विधि को आप इस्तेमाल कर सको अन्य प्रश्नावली में भी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। नहीं, जबकि ये क्वेश्चन तो 1 नंबर का ही आया था बोर्ड में, लेकिन इसको समझते तो आप इसके अनुसार बहुत सारे क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हो। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या है, उसको कैसे हल करते हैं मैं आपको वो और बता देता हूं। पूर्ण वर्ग विधि ये द्विघाती सूत्र ही है, अगर आप समझो तो, जो आपको बाद में बताएंगे हम कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है और द्विघाती सूत्र क्या है। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग विधि से ही द्विघाती सूत्र का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र समान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, x² माइनस का 10x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, आपको देगा ये पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो ये जो संख्या वाला मान है जो c है उसको उधर ले जाना है, इधर बचेगा x² माइनस का 10x और बराबर माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो गया। दूसरी बात, x² के जो गुणा हो रहा है, अर्थात x² को अकेला करना है, एक x² करना है। अगर x² से 2, 3 या 1 के अलावा और कुछ संख्या गुणा हो रही है तो आप उसको हटा दो, भाग देकर, दोनों पक्षों में उसी संख्या का भाग देकर उसको हटा दो। तो यहां पर तो बहुत अच्छी बात है कि x² ही है, अर्थात x² से 1 ही गुणा हो रहा है और कुछ नहीं गुणा हो रहा है, तो x यहां पर भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है आपको, x से जो गुणा हो रहा है अर्थात जो b है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। देखो कैसे, x² माइनस का 10x इधर जोड़ देना है, उधर भी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? एक समान संख्या का वर्ग जोड़ देना है। कौन सी समान संख्या का वर्ग, ये आपको समझना है। मैंने दोनों पक्षों के अंदर ये कोष्टक और स्क्वायर किया है, क्या किसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़े, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये जो x से जो संख्या गुणा हो रही है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो x से गुणा माइनस का 10 है, माइनस के 10 के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है, जो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका हो जाएगा। अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ये ax² माइनस का 2x प्लस का ये हो गया a² माइनस का 2ab प्लस का b² वाली सरसमीका का विस्तार रूप, अर्थात ये x² माइनस का 10x और प्लस का, यहां पर अगर हम 2 का भाग देते हैं तो ये माइनस के 5 का वर्ग हो गया, बराबर इनको सरल करते हैं तो माइनस का 16 बटे हुए 1 प्लस
2 का भाग देते हैं -10 में तो माइनस का 5, तो फिर बटे में लगाने की क्या जरूरत है, भिन्न बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो कट रही है संख्या, सरल हो रही है। माइनस का 16 प्लस -5 का वर्ग, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए तो है x, या यहां पर सरल का लिख दूं मैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। इस सरल समीकरण से हम क्या करते हैं, इसको संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, a की जगह x है, माइनस b की जगह है, ये माइनस का 5 है, प्लस मत कर देना ये यहां पर, क्योंकि वर्ग प्लस में आएगा, तो ये 5 और इसका होल स्क्वायर कर दो। अगर आप इसको खोलते हो, विस्तार रूप कर दो, तो यही मान वापिस आ जाएगा। इधर है, सरल करते हैं, -5 का वर्ग होता है प्लस का 25, -5 का वर्ग होता है प्लस का 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 में 16 कम करना है, 25 प्लस का है 16 माइनस का है, तो बच जाएगा 9। 25 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे, अर्थात इधर भी वर्गमूल निकल जाएगा, इधर भी, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर लग रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर भी है, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 5 सीधे ही, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा +-3। अब देखो x का मान निकालने के लिए 5 को उधर ले जाओ, x बराबर +-3 और प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का। अब इस 3 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहला x बराबर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, तो वही x बराबर 8 आ जाएगा। दूसरा x बराबर -3 प्लस का 5, तो x बराबर 5 में 3 गया तो कितना आ गया, 2, तो वही 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। तो मैंने दी गई ये विभाजन सूत्र और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपके लिए एक मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन और ले लेता हूं, जो बहुत ही ईजी है। उसके बाद में इस निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो वैसे क्वेश्चन और भी है, विभाजन सूत्र का भी एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, जिससे आपके समझ में आ जाएगा। इसको आप उतार लेना, समझ लेना। देखो थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा तो आप ध्यान से समझना। हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर अनुपात पूछा गया था और एक समीकरण दिया था कि इस प्रकार का एक समीकरण है, उसके अंदर आपको भी ये अनुपात ज्ञात करना है, किस अनुपात में ये समीकरण दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, जो बोर्ड 2018 के अंदर ही आया था और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 19 के अंदर नहीं आया, 2018 के अंदर आया, तो 2020 वाली इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का। तो अगर आता है तो आप इसको समझकर फायदा उठा सकते हो, नहीं तो आगे आप काम में ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखो दो निर्देशांक देकर एक समीकरण दे दिया, एक्स वाई वाला, दो चरों वाला रैखिक समीकरण दे दिया, और ये पूछ लिया कि रैखिक समीकरण की जो रेखा बनेगी वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन से अनुपात में बांटेगी, वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन था, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं, दो बिंदु है, बिंदु एक तो है 1 3 2 7, एक तो है 1 3 और 2 7 को किस अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ, इसमें यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, लेकिन छात्रों के लिए बहुत ही कठिन प्रश्न बन जाता है, ध्यान न देने के कारण, समझने में ना आने के कारण। किस अनुपात में विभाजित करती है, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। BSER 2018 में क्वेश्चन आया था। तो यहां पर देखिए बहुत इजी है, विभाजन सूत्र से हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं, यहां पर भी विभाजित तो कर रहा है, अनुपात में बांट रहा है, हमें अनुपात ज्ञात करना है तो सूत्र तो हमें विभाजन सूत्र ही लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड खींच लेते हैं। मान लेते हैं
ये रेखाखंड है, इसमें एक नाम n दे दो, एक k दे दो या कुछ भी दे दो। पहला निर्देशांक है 1 और 3 और दूसरा है 2 और 7। मान लेते हैं ये जो रेखाखंड है 3x + y = 9, वो इस प्रकार से ऐसे गुजर रही है, कहीं से भी ऐसे जा रही है, क्योंकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे इस समीकरण के 3 निर्देशांक निकालकर अगर हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करें तो एक रेखा बनेगी। तो मान लेते हैं वो रेखा ये है, अर्थात 3x + y = 9, ये रेखाखंड है वो जो इधर से ऐसे गुजर रहा है। ये दो चरों वाला रेखा समीकरण इस प्रकार से जा रहा है। तो यहां पर इसको बांट रहा है, कहीं पर भी इसको ऐसे काटता हुआ जा रहा है। तो आपको बताना कि ये जहां पर काटता है वो किस अनुपात में बांट रहा है, अर्थात इधर वाला अनुपात कितना है और इसके इधर वाला अनुपात कितना है। मान लेते हैं यहां पर ये P बिंदु पे इसको काट रहा है, तो हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। हालांकि हम P का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब अनुपात मिल जाएगा तो P का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में यहां पर निर्देशांक नहीं पूछा था क्योंकि फिर बड़ा प्रश्न हो जाता। तो पहले हम ये अनुपात ज्ञात करते हैं, बाद में निर्देशांक तो तुम भी निकाल सकते हो। तो देखो विभाजन सूत्र में फिर से लिख देता हूं, क्या काम में लेना है। विभाजन सूत्र है, सूत्र आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है, अगर सूत्र का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। विभाजन सूत्र x = m1 × x2 प्लस m2 × x1। देखो एक सूत्र और है विभाजन में, माइनस वाला, वो बाह्य विभाजन का है। जब तक आपको ये ना कहा जाए कि बाह्य विभाजन या अंत विभाजन, तब अब तक आपको प्लस वाला ही लेना है। जबकि अगर बाह्य विभाजन हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, बस प्लस की जगह। नीचे भी m1 + m2 की जगह माइनस लगा देना अगर बाह्य विभाजन हो तो। और y बराबर आपको पता है, y के लिए सूत्र है m1 × वहां पर लिख देता हूं मैं, आगे यहां पर नहीं दिखे तो यहीं पर लिख देता हूं मैं। y बराबर है m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटेवे m1 + m2। अब देखो यहां पर हम विभाजन सूत्र से इसका निर्देशांक निकाले तो हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल काम में लेंगे। जैसे यहां पर x1 तो है 1, x2 कितना है 2, y1 कितना है 3 और y का सेकंड मान कितना है 7 है। ये निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें विभाजन सूत्र से और अनुपात से निर्देशांक निकालना हो तो हम क्या काम में लेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, अर्थात x बराबर है m1 नहीं दिया हुआ तो आप m1 रहने दो, m1 × x2, x का सेकंड मान तो दे रखा है ना, तो ये 2 लिख दो, प्लस m2 नहीं दिया हुआ तो रहने दो, m2 × x1 1 और बटेवे m1 + m2। ये हो गया x का मान, और y का मान m1 × y का सेकंड मान रख दो y2 प्लस m1 ये m2 नहीं दिया हुआ तो m2 रहने दो, और आ गया y1 3 बटेवे m1 + m2। इतना आप आराम से कर सकते हो और इसमें इतना ही करना है। अब देखो यहां पर आपको x का मान है आपके पास और y का मान है, ये x और y के मान आप इस समीकरण के अंदर लिख दो और सरल कर लो, अनुपात आपको मिल जाएगा। तो देखो चूंकि 3x + y = 9 दिया है और आपके पास x और y के मान ये दोनों विभाजन सूत्र वाले हैं, तो समीकरण में हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। समीकरण 3x + y = 9 में x व y का मान रख देते हैं। ये x और y के मान जो दोनों है ये और ये रख देते हैं। मान रखने पर तो क्या बन जाएगा ये समीकरण, देखो इधर क्या है, 3 × x 3x + y बराबर कितना है 9 है। 3x, x का मान क्या है, इधर देखो x का मान है 2m1, गुणा करके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 2m1 प्लस 1m2 प्लस 1m2 बटेवे m1 प्लस m2। ये x की जगह x का मान रख दिया, प्लस y की जगह y वाला मान कितना है 7m1, ये 7m1 चाहो तो इसे कोष्टक लगा दो, 7m1 प्लस 3 × 2m2 तो 3m2। ये गुणा करके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, जिससे ज्यादा जगह काम में नहीं आएगी। ये 3m2 बटेवे वही m1 + m2 बराबर 9। देखो मैंने यहां पर x का मान और यहां पर y का मान लिखा है, जो ये x और y के जो सूत्र से मान बन रहे हैं वो, इसको हमें सरल करना है, बस आपको अनुपात मिल जाएगा। अर्थात आपको जो
ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, m1 अनुपात m2, ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर इसको सरल करेंगे। देखो इधर 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6m1, ये हो जाएगा 6m1 प्लस 3 एकम 3m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m2 और बटे में है m1 प्लस m2 प्लस ये प्लस इधर देखो यहां पर तो कुछ गुणा में नहीं है, ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, तो 7m1 प्लस 3m2 बटे वे m1 प्लस m2 बराबर 9। अब ये दोनों भिन्न हैं, इन दोनों भिन्नों का हर समान है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। अगर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा। ऐसे कैसे हर है तो अंश भी वैसे के वैसे ले जाएंगे, तो यहां पर हम लघुत्तम ले लेते हैं अर्थात लैसे ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं m1 प्लस m2, ये सेम है दोनों का, यही आ गया। तो अंश ऐसे कैसे रख देंगे हम 6m1, क्योंकि हर को चेंज किया नहीं तो अंश भी वो कोई रहेंगे। या आप भाग देके देख लो m1 प्लस m2 का m1 प्लस m2 में एक बार जाएगा, एक कोई अंश से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आएगा 6m1 प्लस 3m2, ऐसे कैसे आगे प्लस, तो ये प्लस इधर देखो वही m1 प्लस m2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो वही 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9 गया, ये 9। अब देखो इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6m1 और 7m1 मिलकर हो गया 6 और 7 13m1, ये तो हो गया 13m1 प्लस 3m2 और 3m2 6m2 हो गया ये, तो ये 6m2 बटे हुए m1 प्लस m2 बराबर 9। अब m1 प्लस m2 को बटे हुए से इधर लाकर 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि भाग से आएगा तो गुणा हो जाएगा, अर्थात इधर पक्षांतर कर देंगे। या ऐसे करके आप वज्र गुणा भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बटे में एक लगाकर, कुल मिला के ये भाग से इधर आके 9 से गुणा होगा। इधर है 13m1 प्लस 6m2, ये इधर रह जाएगा और ये इधर आएगा तो 9 से गुणा होगा, अर्थात 9m1 हो जाएगा गुणा होकर 9 से, और प्लस 9 ही m2 हो जाएगा, ये 9m2। अब m1 m2 का आप कैलकुलेशन कर लो, जो जितना ज्यादा बड़ा है उसको उधर लाकर घटा दो। तो इधर हम ऐसा करते हैं m1 को इधर ले आते हैं, m2 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि m1 इधर बड़ा है m2 इधर बड़ा है। तो इधर 13m1 है, माइनस का हो जाएगा 9m1, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 9m1 हो गया। उधर क्या है 9m2 है, ये 9m2 है, माइनस इधर से 6m2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 6m2। अब देखो कितना क्या बचता है, 13m1 में 9m1 गया तो कितना बच गया 4m1 बच गया, ये 4m1 बराबर उधर देखो 9m2 में 6m2 गया तो कितना बच गया 2m2 बच गया, अर्थात 2m2 बच गया, ये 2m2 बच गया। आपको क्या करना है m1 बटे हुए m2 ज्ञात करना है, m1 बटे हुए m2, 9m2 में 6m2 गया तो वेरी गुड, कितना बच गया 3m2 बच गया। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे घटाने में गलती नहीं करनी है। 13m1 में 9m1 गया तो 4 और 9 में 6 गया तो 2 नहीं 3 बचता है, तो ये 3m2। आपको m1 के नीचे m2 लाना है और संख्या के नीचे संख्या ले जाना है। तो इधर देखो m1 है, ये m1 है, इधर से m2 को गुणा से इधर ले आए हम तो भाग लगेगा किसके नीचे m2, m1 के नीचे आ जाएगा, इधर रह जाएगा बराबर में 3, और ये 4 गुणा से इधर ले जाएंगे तो चला जाएगा किसमें बटे में। तो देखिए m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4 आ गया, यही आंसर आ गया। अतः m1 अनुपात m2 बटे हुए का मतलब अनुपात होता है बराबर 3 अनुपात 4, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः रेखाखंड या रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु, कौन से बिंदु हैं 2 बिंदु 1 3 व 2 7 को मिलाने वाली रेखा को 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके पास अनुपात आ गया, m1 कितना m1 3 और m2
आ गया 4। तो अब आप इस बिंदु का निर्देशांक भी निकाल सकते हो, अर्थात P का निर्देशांक भी ज्ञात किया जा सकता है विभाजन सूत्र से। तो अगर एग्जाम में इसका निर्देशांक पूछा जाए तो आप ये निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हो अनुपात के साथ साथ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बोर्ड में आए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो आपको कल एक निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 3 निर्देशांक दिए हुए हों तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, और उनका आपस में किस प्रकार से अनुपात होता है, ये आपको कल जरूर बताएंगे। वैसे आपके राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के कोर्स में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वाली पुस्तक के अंदर पिछले सालों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला। तो आपको कल एक क्वेश्चन लेकर बता देंगे और बाकी अन्य क्वेश्चन भी और कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।